हेलो हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम करेंगे जो भी हमारा सीटी ग्रुप नंबर 56 और 57 जो भी हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है हरियाणा जीके के स्पेशली जो भी ग्रुप 56 में और ग्रुप 57 का जो भी एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल उसमें जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए थे उनको हम पढ़ेंगे, साथ के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन। और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसके मैं क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ, क्योंकि अभी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 5500 के आसपास वैकेंसीज है। अभी उनकी फिजिकल होएगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम से पहले हम ये सब अच्छे से कवर कर लें, साथ के साथ रिवाइज कर लेते हैं। मैं साथ के साथ आपके लिए माइंड मैप भी है। हम अपने कंप्लीट टॉपिक को सिर्फ 2 या 3 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। मेरे पास 3 माइंड मैप है, ग्रुप नंबर 56 के लिए, 57 के लिए और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में। आज का हमारा फर्स्ट स्लाइड है, इसमें हम हरियाणा के भूगोल के बारे में पढ़ लेंगे, जो भी हमारी सेंसस था जनगणना उसके बारे में पढ़ लेंगे, कला और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और सरकारी योजनाएं हैं जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है ग्रुप नंबर 56 और 57 का। इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष है वह कौन सा है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें से अंतिम जीवित अवशेष मिलते हैं? दक्षिणी दिल्ली है, हरियाणा है, हरियाणा ये रीजन है, इनमें से कौन सा स्थान? असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है। एक असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है जो कि दिल्ली टीला पहाड़ी के श्रेणी के दिल्ली टीला पहाड़ी उसके आसपास पड़ता है। वहां पर पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष मिलते हैं असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य से। स्थान है दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? साउथ दिल्ली में। सीमा है गुरुग्राम और फरीदाबाद से ये सटा हुआ है। महत्व, अरावली और गंगा के मैदान का मिलन स्थल है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। किसमें? असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। हमने इसके असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में इसकी स्थिति को पढ़ लिया, ये कहाँ से किस किस से इसकी सीमा लगती है, गुरुग्राम से और फरीदाबाद से, और इसका महत्व क्या है। यह अरावली और गंगा के मैदान का क्या है? मिलन स्थल है। हरियाली परियोजना क्या है? ये क्वेश्चन आया था ग्रुप नंबर 56-57 का। अगर आप क्वेश्चन निकालते हो उसमें से हरियाणा जीके का ये क्वेश्चन है। हरियाली परियोजना क्या है? जल संरक्षण विकास परियोजना। हरियाली परियोजना जल संरक्षण विकास परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों को हासिल करने की एक रणनीति, और इसका लक्ष्य क्या है? जल गुणवत्ता और जल का संरक्षण। कवरेज, सूखाग्रस्त और वर्षा आधारित क्षेत्र। कवरेज कहाँ, मतलब कि कौन से एरिया को इसने कवर किया था? सूखाग्रस्त, जहाँ पर सूखा बहुत ज़्यादा है और वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर सूखा है और वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पर ही तो सबसे ज़्यादा जल संरक्षण की जरूरत है। वहीं पर तो ऐसी ऐसी परियोजनाएं लेके आई जाती हैं। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? हरियाली परियोजना। इसका मतलब है जल संरक्षण विकास परियोजना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर जिसे हम नैनो शहर या नैनो सिटी कहते हैं? तो वो है आंसर है पंचकुला, जिसको पंच पंच का मतलब होता है पांच, कुला का मतलब होता है कैनाल्स। मतलब पंचकुला का नाम पड़ा है 5 कैनाल्स के नाम से, क्योंकि यहाँ से 5 कैनाल्स निकलती थी पहले। उपनाम है पंचकुला की नैनो सिटी। ट्राई सिटी का ये भाग है, क्योंकि ट्राई सिटी में कौन कौन से शहर आते हैं? चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। नामकरण हुआ था 5 सिंचाई या 5 नहरों के कारण इसका नाम हुआ था पंचकुला। स्रोत, घग्गर नदी से पानी लेकर नाडा साहिब तक का वितरण, क्योंकि पंचकुला से ही तो घग्गर नदी निकलती है और नाडा साहिब तक इसका वितरण है। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? पंचकुला में। ये हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन भी आया था किसमें? एचटेट के एग्जाम में आया था, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है। भारत का पहला ऊर्जा पार्क जिसको हम बोलते हैं एनर्जी पार्क, हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला ऊर्जा पार्क कहाँ पर? नौलथा, पानीपत में। यह हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क है जो अक्षय ऊर्जा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अक्षय और अक्षय ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिनको हम बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। वर्ष 2010 में भारत का पहला एयर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला एयर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर? बाछोद में। बाछोद कहाँ पर पड़ता
है नारनौल महेंद्रगढ़ में बाछौद हवाई पट्टी, जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 2010 को। इसका नाम क्या है? राजीव गांधी एयर स्पोर्ट्स सेंटर। क्या नाम है अब? राजीव गांधी एयर स्पोर्ट्स सेंटर। 2010 में भारत का पहला एयर स्पोर्ट्स सेंटर बाछौद में स्थापित हुआ था और इसका नाम है राजीव गांधी एयर स्पोर्ट्स सेंटर। आपको भाई याद होना चाहिए क्योंकि मैं पीवाई की करवा रहा हूँ, ग्रुप नंबर 56 और 57 और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल। उसके बाद में स्लाइड्स हैं, ये पहले हम लेके आए ग्रुप नंबर 56 और 57, इसके बाद हम करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के, इसी लेक्चर में करेंगे। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा पक्की सड़कें कहाँ पर है? अम्बाला में। पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अम्बाला में। सबसे कम कहाँ पर है? जींद में। अतिरिक्त जो भी अन्य जानकारी, सर्वाधिक लंबाई सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? हिसार में, क्योंकि हिसार का एक तो वहाँ पर डेवलपमेंट भी ज़्यादा है और उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है, इस करके। सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? फरीदाबाद में, क्योंकि उसका एरिया ही बहुत कम है। तो कितनी सड़कें बनाएंगे? ये लंबाई के बेसिस पर है और ये घनत्व के बेस पर। घनत्व का मतलब होता है पर किलोमीटर में, मतलब कितनी कितनी सड़कें, ठीक है। फरीदाबाद और पंचकुला में सबसे कम है। वन विभाग, हरियाणा का जो भी वन विभाग किस स्थान पर तीतर प्रजनन केंद्र चलता है? मतलब हरियाणा में तीतर है जिसको हम बोलते हैं फिशेंट ब्रीडिंग सेंटर, तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? इसका जो आंसर होगा कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। कहाँ पर? मोरनी पंचकुला में। मोरनी जो कि पंचकुला में, वहां पर है तीतर और चिड़ियाघर प्रजनन केंद्र। और गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। भोर सैदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। पिपली जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बग पिपली, ब्लैक बग प्रजनन केंद्र कहाँ पर? पिपली कुरुक्षेत्र में। और कैरो चिंकारा कहाँ पर है? हिसार में होगा। तीतरिया चिड़िया जिसको हम बोलते हैं नीला, ठीक है। हवा सिंह ने 1966 में और 1970 के एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? हवा सिंह एक प्रोफेशनल मुक्केबाज रहे हैं, बॉक्सिंग से इनका संबंध रहा है। 1960 और 1970 के एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। लगातार 2 बार एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 1966 में और 1970 में। इनके रिकॉर्ड है 11 बार ये नेशनल चैंपियन रहे हैं। और उमरवास गांव भिवानी से ये संबंधित है। कौन? हवा सिंह। हवा सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि हरियाणा जी के मैं जो हरियाणा जी के करवा रहा हूँ बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, नहीं कि भाई मैं यहाँ पर 30-30 क्लासें ले रहा हूँ, नहीं भाई। अगर आपने ये पढ़ लिया तो समझ लो भाई आपके 25 में से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर आपने इस चैनल से कंप्लीट कर दिया तो हरियाणा जी 25 में से 20, ठीक है। करंट अफेयर की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि मैं करंट अफेयर करवा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ हरियाणा जी के करवा रहा हूँ। और पी वाई क्यू, अब हमारी सीरीज चलेगी सिर्फ पी वाई क्यू बेसिस, क्योंकि हमने थ्योरी पहले से कर ली है। अब हम सिर्फ क्वेश्चन एंड उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। हवा सिंह 1966 और 1970 के 2 बार ये एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 11 बार ये नेशनल चैंपियंस रहे हैं। और कौन से गांव से संबंधित? उमरवास गांव भिवानी में। हरियाणा के किस नृत्य को रबी की फसल बोई जाने का संकेत माना जाता है? हरियाणा का ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि रबी की फसल के समय किया जाता है? लूर। कौन सा नृत्य? लूर। यह नृत्य रबी की फसल बोई जाने और होली के आगमन का प्रतीक है, क्योंकि अभी होली, एक तो रबी की फसल भी बोई जाएगी और होली के आगमन, अभी होली आएगी मार्च के आसपास आ सकती है, ठीक है। एचएसएससी ने तो इसको सिर्फ रबी की फसल से जोड़ा है, बट अदर जैसे स्टेट वगैरह के होते हैं वो होली को भी मान लेते हैं, ठीक है। लूर नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कब किया जाता है और कौन सी फसल के लिए, ठीक है, रबी की फसल के लिए। कलाम ए नोरम कविताओं का संकलन किसके द्वारा लिखा गया है? कलाम ए नोरम सैयद गुलाम भीख। किसके द्वारा? सैयद गुलाम भीख। लेखक का जो भी परिचय है, इनका पूरा नाम है सैयद गुलाम भीख नोरम। प्रतिष्ठित ये वकील रहे और मुस्लिम लीग के ये नेता रहे हैं। इन्होंने प्रकाशन किया था 1907 में और 1917 में, 2 बार प्रकाशन किया कलाम ए नोरम का। क्योंकि भाई पुस्तकों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी बुक और कौन इनके ऑथर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता का प्रतिशत कितना? मतलब 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी तो अगर आपके पास टाइम है भाई, अगर आपने अभी सिलेक्शन लिया तो आपको अभी नई जनगणना
जो भी नया सेंसस होएगा उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी से सिलेक्शन ले लो 2011 की जनगणना से हर बार क्वेश्चन आता है, तो आपको वो तो बिल्कुल रट के जानी है। कितनी साक्षरता है? 75.6%। पुरुष कितने साक्षर है? 84.1%। और महिला 65.9% है। ये है हरियाणा में साक्षरता, ना कि इंडिया में। जनगणना 2000 घनत्व और लिंगानुपात। जनसंख्या घनत्व कितना? 573, 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे? 573 व्यक्ति। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कितना? 2442, 2442, ठीक है। सिरसा में कितना? 303। लिंगानुपात कितना? क्योंकि 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा स्टेट का रहा है, 879। ये क्वेश्चन भाई जब से जनगणना हुई है इतनी बार पूछ लिया, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सबसे कम लिंगानुपात किस स्टेट का और कितना है? कितना है? 879। 1000 पुरुषों पर 879, सिर्फ इतनी महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा किसका है? 907। नौ का मतलब होता है मेवात, मेवात का सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किसका? गुरुग्राम का, 854। आर्थिक जो भी सर्वेक्षण हुआ था जो 2023 और 2024 में, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, मतलब एक साल में एक व्यक्ति की कितनी आय है? कितनी है? 1,94,285। कॉन्स्टेंट प्राइसेस पर बेसिस है, मौजूदा कीमतें हैं 296। मतलब करंट प्राइसेस का मतलब होता है ऐसा, जो अभी के प्राइसेस चल रहे हैं। और जैसे कांस्टेंट प्राइस पता कैसे होते हैं? वो होते हैं जिनमें से हम इन्फ्लेशन को हटा देते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, क्योंकि कोई बिस्किट 2011 में कितना था? 5 रुपये का आता था। अब कितने का आता है? 10 का आता है। ये होता है इन्फ्लेशन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं आईआईपी, के बारे में सत्य कथन सुनना। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना था। वर्तमान आधार वर्ष, बेस ईयर है 2011-12 आर्थिक ईयर। ऑप्शन में ये था कि जो भी बेस ईयर कौन सा 2011-12 है, 2009-10 है, 2015-16 है, 2025-26 ऐसा, ठीक है। 2011-12। HSIDC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 में। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1967 में। स्वामित्व 100% हरियाणा सरकार के द्वारा, मतलब स्वामित्व का मतलब शेयर किसका? गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विभाग है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। कब स्थापना हुई थी? 1967 में। कैग के करते हुए किस अनुच्छेद में? कैग से रिलेटेड आपको हर चीज पढ़ के जानी भाई। कैग मैं सिर्फ PYQ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि भाई अगर आपने कुछ नहीं किया, कम से कम PYQ तो करके जाओगे। अनुच्छेद नंबर 148 कैग की नियुक्ति और शपथ के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 149 कैग के कर्तव्य और शक्तियां, जिनको बोलते हैं ड्यूटीज एंड पावर। भूमिका क्या है कैग की? सार्वजनिक धन का संरक्षण करना, जो भी हमारे सरकारी खजाना है उसकी रक्षा करना, उसका वो संरक्षक होता है, वही बताता है कहाँ पर करप्शन हो रहा है कहाँ पर नहीं। आर्टिकल नंबर कितना? 149 उसके कर्तव्य से रिलेटेड है, ठीक है, 149। और 148 कितना है? नियुक्ति से रिलेटेड है। प्रमुख समाज कल्याणकारी जो भी योजनाएं रही है, जैसे चिरायु योजना, भाई जो भी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई, जो भी इम्पोर्टेंट योजना है, मैंने पहले से लेक्चर अपलोड कर दिया है। और उस लेक्चर से भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है भाई। योजना अच्छे से करके जानी है। और अभी जो पीछे CAT हुआ था उसमें भी योजनाओं से क्वेश्चन आया था। चिरायु योजना, आयुष्मान भारत एक्सटेंशन, जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान भारत एक्सटेंशन, चिरायु योजना। पात्र कौन होंगे? अंत्योदय परिवार, जिनकी आय 1,80,000 से कम होगी। इसकी शुरुआत कब स्टार्ट हुई थी? 21 नवंबर 2022 को। इसका क्या लाभ मिलता है? मतलब 5 लाख तक आप मुफ्त इलाज करवा सकते हो। कौन सी योजना? चिरायु योजना, जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड। किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, जो 10 से लेकर 75 वर्ष के हैं।
लाभ कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना पर वित्तीय सहायता दी जाती है। किसमें? किसान एवं खेतिहर मजदूर। जैसे आप खेत में काम कर रहे हो, जैसे बिजली की तार गिर गई एकदम से, भाई किसान की तो डेथ हो गई, उसके उसके घर पे जो भी लड़का लड़की है भाई, उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? तो इस करके दुर्घटना पर 10,000 से लेकर 3 लाख तक की राशि दी जाती है। किसमें? किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। ये था हमारी साक्षरता है 75.6%, घनत्व है 573, और अच्छा इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। अभी ये हो गया खत्म। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये है हाँ भाई, ये ग्रुप नंबर 57, वो था 56 का एग्जाम। ठीक है, अब हम आ गए ग्रुप नंबर 57 पर। खेल एवं समय के हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? मतलब 26वीं कहाँ पर? पंचकुला में। यह प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? 26वां। कहाँ पर आयोजित हुआ था? पंचकुला में। कौन सी? अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता। ऊर्जा अवसंरचना। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? गोरखपुर फतेहाबाद। कहाँ पर? गोरखपुर फतेहाबाद में। उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? गोरखपुर फतेहाबाद। 13 जनवरी 2014 को इसका शिलान्यास किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और 2018 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था, और 2028-29 में इसके पूरे होने का टारगेट है। अभी 2028-29 आ जाएगी तभी कंप्लीट हो जाएगा। इसकी अक्षमता कितनी? 2800 मेगावाट। ये जरूर याद रखना, 2800 मेगावाट। गोरखपुर फतेहाबाद में है। सिंचाई एवं इतिहास। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। इस नहर को फिरोज शाह तुगलक ने निकाला था, और फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? कौन सा? हिसार। पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की जो भी नदियां हैं, मेन नदी कौन सी है? यमुना। एंट्री है यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर के कलेसर शहर से प्रवेश करती है, और यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 किलोमीटर तक सीमा बनाती है। जैसे इस साइड हरियाणा आ गया, और इस साइड कौन क्या है? उत्तर प्रदेश है। इनके बीच में 320 किलोमीटर तक की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां जिनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, गिरी, टोंस, सोम, पथराला, ये इसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ से एंट्री करती है हरियाणा में ऐसे ऐसे, कि जैसे यमुनानगर आ गया, फिर यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश इस साइड, ये पंजाब आ जाता है, फिर ये राजस्थान आ गया इस साइड। मार्कंडा नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? अरुणा। मार्कंडा नदी का पुराना नाम क्या था? अरुणा। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है? राय सोनीपत में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। अन्य नाम इसका क्या है? 20वां मील। भाई मैं जो भी कुछ लेके आया हूँ आप अच्छे से पढ़ लो प्लीज, क्योंकि भाई ये PYQ है, ग्रुप नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? 57। उस राज्य का गठन 1966, 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? 7। कौन कौन से थे? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला। कौन कौन से? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला। और सबसे छोटा जिला कौन था एरिया में? जींद। पर्यटन स्थल बड़खल झील कहाँ पर है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पुट होता है हर बार। बड़खल झील कहाँ पर? फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील ये कहाँ? ये भी फरीदाबाद में है। भौगोलिक क्षेत्र सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वास्तविक में, रियलिटी में सबसे छोटा जिला फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि फरीदाबाद कई बार जैसे फरीदाबाद आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे? फिर पंचकुला दिया होगा, पंचकुला को टिक करना। उसका क्षेत्रफल कितना? 898 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको याद ऐसे रखना भाई, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, उसके हिसाब से बताना कि कौन सा। जैसे फरीदाबाद में सबसे छोटा, रियलिटी में तो सबसे छोटा यही है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम पंचकुला को टिक कर देंगे। हरियाणा की नजर में राष्ट्रीय रैंकिंग जो भी
क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है हरियाणा का? 20वां। जनसंख्या में 18वां। और साक्षरता में कौन सा है? 22वां। लिंगानुपात कितना है? 29वां। लिंगानुपात में 29वां स्टेट है। बिजली उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा। बेरोजगारी में पहले नंबर पर आता है। क्यों आता है भाई पहले नंबर पे बेरोजगारी में? कि भाई है ही नहीं, रोजगार नहीं है भाई। हर गांव में तुम चले जाओ, शहर में तुम चले जाओ, 21 21 22 22 25 25 भाई 30 30 साल के बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। भाई लाइब्रेरी में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, 12 12 10 10 12 घंटा हो ही नहीं रहा। एग्ज़ाम 3 3 साल में करवा रहे हैं। कोई इनका अच्छा पैटर्न नहीं है, कोई इनका कैलेंडर नहीं है। यही है सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हरियाणा में। जो भी प्रशासनिक आंकड़े रहे हैं, जैसे जिले कितने? 22। ये पहले के पीवाई के, क्योंकि मैं पीवाई के अब कितने हो गए? 23। मंडल कितने? 6। पुलिस रेंज कितने? 5। तहसील कितने? 94। उप तहसील कितने? 49। कुल गांव कितने हैं? 6841। और कुल गांव वर्तमान में अब कितने हैं? 7356। भाई ये डाटा है ना भाई, पढ़ लो। हर बार आता है, जैसे मंडल से, डिवीजन से क्वेश्चन आ गया, पुलिस रेंज से आ गया। पुलिस कमिश्नर कितनी है? 5। एमपी की सीट कितनी है? 10। एमपी का मतलब होता है लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10। विधानसभा की कितनी है? विधानसभा में एमएलए बनते हैं, उसकी है 90। और विधानसभा की सीटें हरियाणा में कितनी है? ये क्वेश्चन आया था सीटी का जो पिछला एग्जाम हुआ उसमें। कुल मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 13। कुल खंड कितने? 143। और शहरिया कस्बे 154। खेल स्टेडियम अर्जुन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? जींद में। कहाँ पर है? जींद में अर्जुन स्टेडियम। महावीर स्टेडियम कहाँ पर? हिसार में। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर? पंचकुला में। तेजली स्टेडियम कहाँ पर है? यमुनानगर में। 2011 की जनगणना, क्योंकि भाई इससे तो क्वेश्चन आए नहीं, ये तो आपको बिल्कुल रट के जाने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? 6841। ये क्वेश्चन आया था पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? ये 2024 में एग्जाम हुआ था ग्रुप नंबर 56 का, 57 का। तो कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 24। इतने खिलाड़ी थे। हरियाणा का भारतीय दल में महत्वपूर्ण योगदान है। गुरुग्राम अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कौन कौन से है गुरुग्राम में? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इसका मुख्यालय गवाल पहाड़ी, गुरुग्राम। स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015। भाई बिल्कुल रट लो, 30 नवंबर 2015, क्योंकि अमेरिका ने इससे क्विट कर दिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। करंट का भी मुद्दा है भाई, पूछने का 100% चांस है। सोलर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या? विषम आरोग्य मैत्री क्यों। प्रशासनिक संरचना, महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? क्योंकि हर जिले का मुख्यालय उसी जिले में है, बट महेंद्रगढ़ जिला ऐसा है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल में। यहाँ पर कोई सा भी प्रशासनिक मंडल नहीं है, ठीक है। 6 मंडल है, जैसे गुरुग्राम है, हिसार है, अम्बाला है, रोहतक है, करनाल है, फरीदाबाद। ये मंडल, 6 मंडल आपको याद होने चाहिए बिल्कुल उंगलियों पे। और किस मंडल में कौन से जिले आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। संस्कृति और पहचान, हरियाणा का पेरिस किसको बोला जाता है? करनाल। करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी। लेखक कौन रहे? राजा राम शास्त्री। हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? जीएसटी, ग्रोस सर्विस टैक्स, ऐसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं जीएसटी को। बिल मांगने को प्रोत्साहन देना, क्योंकि भाई दुकानदार बिल ही नहीं देते, चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। 10 लाख या 1 करोड़ का इनाम मिलता है इस पर। मेरा बिल मेरा अधिकार। बोनस। हर्षचरितम के लेखक कौन है? हर्षचरित के बाणभट्ट। चौधरी देवीलाल। हर्बल पार्क कहाँ पर है? यमुनानगर। भाई हर्बल पार्क से हर बार क्वेश्चन आता है, तो
जरूर हर्बल पार्क जरूर करके जाना। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर है? यमुनानगर। निरंतर अभ्यास सफलता की कुंजी है। दैट इज दी राइट। अगर आप ऐसा सोच रहे हो भाई मैंने एक दिन पढ़ लिया, नहीं भाई, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर ऑप्शन को टिक कर पाओगे, नहीं तो आप ऐसे ही आ जाओगे। ये है हमारी लास्ट पीडीएफ। ये पीडीएफ है सिर्फ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो भी एग्जाम हुआ था 2024 में, उनके वो क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको रट के जाने हैं, जो भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। हरियाणा के सिही गांव किस कवि का जन्म स्थान है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कैसे? हरियाणा के सिही गांव में किस कवि का जन्म स्थान है? सूरदास। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सिही गांव में महान हिंदी कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया और 2001 में पंजाब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। सरदार अंजुम को साहित्य में उनके योगदान के लिए इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किसको? सरदार अंजुम को। ये तो था सूरदास से रिलेटेड। ये क्या है? सरदार अंजुम से रिलेटेड। इनको 2005 में पद्म भूषण और 2001 में पंजाब रत्न अवार्ड। हरियाणा। हरियाणा की इस नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है। मतलब हरियाणा की कौन सी ऐसी नृत्य शैली जिसका नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया? झूमर। झूमर एक नृत्य भी है, एक आभूषण भी है। नामकरण। झूमर नाम एक आभूषण के नाम पर है। यह एक पारंपरिक नृत्य है जो खास तौर पर शादीशुदा युवतियों द्वारा किया जाता है। कौन सा? झूमर। वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन से? ढोलक रहता है और थाली रहती है झूमर में। ऐतिहासिक विद्रोह। जो भी इतिहास में विद्रोह हुए हैं हरियाणा से रिलेटेड, उनको हम पढ़ेंगे भाई। ये PYQ बेसिस है तो आपको जरूर करना है। रानिया विद्रोह 1818 में। रानिया विद्रोह 1818 का नेता कौन था? जाबित खान। कौन? जाबित खान। रानिया रियासत के शासक जाबित खान ने कंपनी के आदेशों की अवहेलना की थी, तो इसलिए रानिया विद्रोह हुआ था 1835। बनावली विद्रोह। बनावली का प्रसिद्ध युद्ध डैश में गुलाब सिंह के नेतृत्व में किया गया था। मतलब बनावली का जो प्रसिद्ध युद्ध है कब किया गया था? और गुलाब सिंह के नेतृत्व में 1835 में। गुलाब सिंह ने 1835 में अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, बनावली विद्रोह। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? HSCARD 1 नवंबर 1966 को। इस बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब सहकारिता समिति अधिनियम 1965 के तहत की गई थी। 1974 में नाम बदलकर हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक किया गया 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा के इस जिले में अरावली श्रेणी की डोसे की पहाड़ी स्थित है। हरियाणा के कौन से जिले में? अरावली की श्रेणी की जो डोसे की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, ऐसे पूछता है। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। कुल ताजपुर गांव नारनूर महेंद्रगढ़ में है। इसका महत्व क्या है? यह अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? डोसी की पहाड़ी। यह एक विलुप्त और ज्वालामुखी है, क्योंकि माना जाता है कि पहले यहाँ पर ज्वालामुखी थी। हरियाणा में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? साहिबी। कौन सी? साहिबी। इसका ओरिजिन कहाँ से है? अरावली पहाड़ियों से। नदी साहिबी प्रवाह दक्षिण हरियाणा में लगभग 50 किलोमीटर तक ये बहती है। गले की बिल्कुल बैंड बज गई है, पानी पी पी के थक गया हूँ, पानी भी खत्म हो गया, अब ऊपर भागना पड़ेगा एकदम से। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य? सिरसा में अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा में। सिरसा डबवाली सगरिया रोड पर है। क्षेत्रफल कितना? 11,530 हेक्टेयर। ये सबसे बड़ा अभयारण्य है हरियाणा का।
यहाँ पर काला तितली जिसको हम बोलते हैं ब्लैक पैट्रिच के रूप में पाया जाता है। आपसे काला तितरा हमारे क्या राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लैक पैट्रिच, ठीक है। इंग्लिश में भी आ रहा है क्योंकि कई बार हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिख देंगे ब्लैक पैट्रिच, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने संरक्षण रिजर्व जिनको हम बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स, ठीक है, कितने हैं? दो है, दो नेशनल पार्क है। कितने राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? दो ही हैं। 8 कितने हैं वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, और संरक्षण रिजर्व कितने हैं? 2। हरियाणा में कुल 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षित नेटवर्क के अंतर्गत आता है। 2 संरक्षण रिजर्व सरस्वती और बीरबारा, ये क्या संरक्षण रिजर्व है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? कलेसर नेशनल पार्क, और एक है भाई जो गुरुग्राम के आसपास पड़ता है, कौन सा है, नाम बता दो, अभी मेरे याद नहीं आ रहा। 2 नेशनल पार्क, ठीक है। जनसंख्या की जिसको डेमोग्राफिक 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। कौन से जिले में है? ग्रामीण जनसंख्या मतलब कौन सा ऐसा जिला है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा मिलती है? मेवात, क्योंकि वहां पर शहर बहुत कम है, डेवलपमेंट बहुत कम है, तो इस करके मेवात। फिर क्या आता है? फिर करनाल आएगा, फिर जींद, ठीक है, करनौल, झज्जर, जींद, मेवात। फाइनेंशियल डैशबोर्ड इसको बोलते हैं वित्तीय डैशबोर्ड। 2021-2022 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी? 2,64,835। 2024-25 के अनुसार कितनी? 3,53,182। मतलब एक बंदा कमाता है नहीं, बस यही है। 2022-2023 में GSVA वृद्धि कितनी है? 7.1%, जिसको हम बोलते हैं सकल राज्य मूल्य वृद्धि। इसमें इतनी वृद्धि का अनुमान। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं पागल नहीं हूँ कि यहाँ बैठा और करवा। इंडस्ट्री औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार या बेस ईयर कौन सा है? 2011-12। एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ेंगे कौन सा विभाग सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं GSDP के अनुमान तैयार करता है? कौन सा? आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग। कृषि कल्याण मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इस योजना को किसानों को डैश उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया था। मतलब इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कौन सी फसल उगाए? बागवानी फसलें, जैसे प्रीमियम में आ जाती, जैसे प्रीमियम फसलें मुआवजा भी दिया जाता है, और जैसे सब्जियां और मसाले 1 एकड़ पर आपको इतने रुपए मिलेंगे, 750 रुपये, ठीक है। फल उगाए जाए, जैसे आप फल उगाते हो 1 एकड़ पर आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे। सब्जी और मसाले में 30,000 मैक्सिमम मिलेगा आपको, मिनिमम 750, और फलों पर 40,000 मैक्सिमम, इतने रुपए मिल जाएंगे। 40 फसलें इसमें शामिल की गई है, 14 तो सब्जियां, 2 मसाले और 18 फल हैं। अवसंरचना और सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान के सहयोग से शुरू किया जा रहा है? IIT मद्रास। किसके सहयोग से? IIT मद्रास। IIT मद्रास के सहयोग से सड़क सुरक्षा में सर्वोत्तम प्राथमिक या बेस्ट प्रैक्टिसेस को लागू करने के लिए पहली पहल है। किसके साथ? IIT मद्रास के साथ। राष्ट्रीय गौरव गणतंत्रता दिवस 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह हेतु हरियाणा की झांकी का केंद्रीय भाव क्या था? अंतर्राष्ट्रीय गीता अमानत। जो भी 2023 में 26 जनवरी के दिन हरियाणा की झांकी किससे रिलेटेड थी? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से रिलेटेड थी। क्योंकि क्वेश्चन भाई एग्जाम आपको 2024 में हुआ था, इसलिए 2023 का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है। अभी जैसे 2026 लगा हुआ है, तो आपको 2026 में जो भी झांकी आई है, कौन सी बेस्ट डब्ल्यू है, उसके बारे में पढ़ना है। और हरियाणा की झांकी किससे रिलेटेड है 2026 में, वो भी पढ़ के जाना है। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े अस्पताल को हरियाणा के किस जिले में उद्घाटित किया था? फरीदाबाद में। यहाँ पर 2600 बिस्तर हैं, मतलब बेड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया। यह आधुनिक प्रौद्योगिकी और पूर्णतः स्वचालित प्रयोगशाला से सुसज्जित है।
सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा में प्रथम बार किसे दिया गया? किसको? मंजू शर्मा को। सुषमा स्वराज अवार्ड मंजू शर्मा गांव डिगाना जींद की रहने वाली ही है। समाज सेवा और रक्तदान शिविरों का ये आयोजन करती थी, तो इसके योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के नाम पर महिलाओं को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति श्री नागू पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 36वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भाई मेरा गला भी। तो दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन भी किए, साथ के साथ उनके एक्सप्लेनेशन, और वो थे ग्रुप नंबर 56 स्टाफ एंड हरियाणा पुलिस कांस्टेबल। मतलब 3 एग्जाम हमने कवर कर दिए, और जो भी हमने अभी पढ़ा है उनका ये सिर्फ एक टाइप से माइंड मैप है। आप सिर्फ 2 मिनट में आपको सब कुछ याद आ जाए। जैसे सम्राट अशोक का स्तंभ कहाँ पर है? टोपरा में स्थित है। कहाँ पर? टोपरा में। इस स्तंभ को बाद में फिरोज शाह तुगलक के दिल्ली ले गया था। नवाब नूर समद खां सिरसा के क्षेत्र के नवाब थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। देशा में देश हरियाणा कविता के लेखक कौन है? उदय भानु हंस। बलजिंदर कौर को पगड़ी द ऑनर फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। भूगोल और आधुनिक तथ्य। अंबाला को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर कहा जाता है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी? बड़खल झील। यह फरीदाबाद में स्थित है और इसका निर्माण 1947 में हुआ था। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकूला में, और इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1966 में। क्या गया, मैं और खोल लेता हूँ, 10 नंबर पर आ गया। यह हरियाणा के मुख्य तथ्य और एक नजर, सिर्फ आपको एक नजर ही फेरनी है, आपको सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी 2024-25 की? 3,53,182। और जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 7.1%। किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना, जिसको हम बोलते हैं भाव में अंतर आ जाता है, तो इसके लिए भरपाई करती है गवर्नमेंट। बागवानी किसानों को फसलों के लिए 40,000 तक का मुआवजा देगी गवर्नमेंट। भूगोल संस्कृति, ठीक है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा जिले में स्थित है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। संस्कृति और सड़क सुरक्षा संकल्प इसका मुख्य विषय है। अरावली में ढोक वृक्षों का सबसे ज्यादा घनत्व है, और महेंद्रगढ़ जिले में अरावली श्रेणी में ढोक के पेड़ों का घनत्व सबसे अधिक है। तो अब वह आ गया हमारा ये 11वें नंबर का, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। प्रशासनिक और भौगोलिक आकार है। कुल क्षेत्रफल कितना? हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला सिरसा, सबसे छोटा जिला फरीदाबाद, ठीक है। ये हो गया। गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7, और अब कितने? 23, ठीक है। मंडल कितने? 6। विधानसभा सीटें 90। नगर निगम कितने? 10। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। यह नहर यमुनानगर से राज्य में प्रवेश करती है। प्रमुख स्थान कौन? जैसे उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? गोरखपुर में है। इसकी पहली यूनिट 2028 में स्टार्ट हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में, और इसकी स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 2015 को। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल कहाँ पर है? रोड सोनीपत के राज में, ठीक है। ये हमने सिर्फ रिवाइज किया, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे। भाई मेरा गला खराब था, तो इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी बंदा मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, या तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, और मैं तो इतनी स्पीड में ही करूँगा ना, क्योंकि उससे आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि भाई और टीचर पता है भाई, क्लास में कंटेंट सिर्फ 10 मिनट का लेगा या 20 मिनट का, 20 मिनट का उनका कंटेंट होता है, और वो उसी क्लास को 1.5 घंटे की बना देते हैं। भाई मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और अभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, एक एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम, ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। तो भाई समय रहते हैं, अगर आप अब गवर्नमेंट जॉब लग गए तो लग गए, नहीं तो भाई बाद में 3 या 4 साल वेट करना पड़ेगा अगर आपको हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब लगना है। तो ये सीटी है, अभी इलेक्शन होंगे 3-4 साल बाद, फिर लेंगे, ठीक है। अभी मौका पड़ा आपके पास, अच्छे तैयारी करो, अच्छे कंटेंट पर फोकस करो। ये नहीं कि भाई आप किसी की भी क्लास में चले गए। रियलिटी में बता रहा हूँ भाई, अगर आप यहाँ 20 मिनट या आधा घंटा अपना अच्छे से क्लास लगा रहे हो, भाई आप या तो PYQ आप मॉक लगाना,
मॉक से आपको पता लग जाएगा कि भाई क्लास में से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। और मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मैं भाई डिजिटल ज़माना आ गया है। अगर कोई भी टीचर अब भी डिजिटल बोर्ड लेकर और वो हाथ से लिख रहा है तो मतलब उससे मूर्ख टीचर पूरी दुनिया में नहीं होगा। क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे पास है और हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करें तो सबसे मूर्ख तो हम ही हैं, और साथ के साथ हम बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं। अब मैं संदीप सिवाच का नाम लूँगा भाई, वो अब उनके पास डिजिटल बोर्ड है और अब भी वो हाथ से लिख रहे हैं। भाई जो कुछ भी उनको पढ़ाना है वो या तो वो पहले से लिख के लेके आए, क्योंकि भाई उसमें स्टूडेंट का भी टाइम बचेगा, वो हाथ से लिखे जा रहे हैं। भाई इससे जो करा वो वाइट बोर्ड ले ले, हाथ से ही लिखना है तो। भाई अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो कम से कम आप टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ तो करो। अब जैसे मैं हूँ भाई, मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ, साथ के साथ एआई का यूज़ कर रहा हूँ अपने कंटेंट को रेडी करने में। ऐसा थोड़ी मैं भाई हाथ से लिखने बैठूँ। अगर मैं ये कंटेंट हाथ से लिखने बैठ जाऊँ, हाथ से, और एक एक चीज़ लिखाऊँ तो ये लेक्चर भाई 2 घंटे का हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, 20 मिनट का जो कंटेंट है उसको 1.5 घंटे का मत बनाओ भाई, मत बनाओ। क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई वो एक छोटे से लेक्चर के लिए 1.5 घंटा खराब करें। क्योंकि भाई उनको सिर्फ हरियाणा जीके नहीं करनी, साथ के साथ और सब्जेक्ट पर भी फोकस करना है। सिर्फ हरियाणा जीके से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, कंटेंट अच्छा पढ़ो। और अभी भाई आप सब्सक्राइबर देखकर आपको लग रहा होगा भाई यार ये क्या पढ़ाता नहीं। भाई हर चीज़ जीरो से स्टार्ट होती है, और मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया। आज 70 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, मतलब 6 महीने के बाद आपको रियलाइज होगा कि भाई काश हम भी वहाँ से पढ़ लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो मैं तो यही कहूँगा, समय रहते भाई आप कोई भी नया टीचर आता है भाई, सबसे पहले उसकी आराम से एक वीडियो देखो, कंटेंट देखो, फिर देन आप रियलाइज़ करो भाई हाँ इसके कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं और ये क्या कैसा कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। इससे आपका टाइम भी बचता है या नहीं। और कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, या हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो या सीटी मेंस का हो, भाई उससे पहले मैं हरियाणा जीके सिर्फ 30 मिनट में, 30 मिनट या एक घंटे में भाई मैं अपनी कंप्लीट हरियाणा जीके रिवाइज करवाऊंगा। और मैं उसके लिए स्लाइड्स रेडी करा दे, देखो ऐसी ऐसी स्लाइड्स होंगी, ऐसी ऐसी ती 30 या 60 स्लाइड हो जाएगी, तो उसमें आपकी कंप्लीट हरियाणा जी की रिवाइज हो जाएगी। जैसे सिरसा बड़ा जिला ये, और आपको इमेजेस के साथ मिल जाएंगे, आप भाई कंप्लीट हरियाणा जी की रिवाइज हो जाएगी। क्योंकि रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और रिवीजन नहीं किया, भाई आप सबसे बड़े मूर्ख हो। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और PYQ क्वेश्चन नहीं किए, आप उससे भी ज़्यादा मूर्ख हो भाई। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो, बस यही है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना है।